मैं हूं अंग्रेज और मैं आ रहा हूं इस सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद करने। व्यापार के नाम पर आएंगे, मित्रता के नाम पर घुसेंगे और फिर धीरे धीरे इन मूर्खों को आपस में लड़ाएंगे। राजा राजा से, हिंदू मुसलमान से, भाई भाई से। जब ये अपने ही खून में नहाएंगे तब हम बिना एक तीर चलाए पूरे भारत के मालिक बन जाएंगे। लूटेंगे इनकी संपत्ति, बर्बाद करेंगे इनके उद्योग, छीनेंगे इनकी जमीन। अब देखो अब क्या क्या होता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारी औकात क्या है हमसे लड़ने की? यही होता है उनका जो हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं। साहब, ये मेरी बेटी है, बस कर दो। कृपया इस वीडियो को पूरा देखना, इनके जुल्म और हमारी कुर्बानी याद रखना। नमस्ते दोस्तों, आज हम उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर 2-3 तारीखों और कुछ युद्धों में समेट दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि भारत एक दिन में गुलाम नहीं बना था। यह कोई एक युद्ध की हार नहीं थी, न ही किसी एक राजा की कमजोरी का परिणाम। यह एक लंबी, सुनियोजित, बेहद धैर्यपूर्ण और रणनीतिक प्रक्रिया थी। तलवारें बाद में आईं, असली युद्ध पहले दिमाग में लड़ा गया था। जब अंग्रेज भारत आए तब उनका उद्देश्य शासन नहीं था, कम से कम दिखावे में। वे व्यापारी बनकर आए थे। यूरोप उस समय एशिया के मसालों, रेशम, सूती कपड़ों और कीमती वस्तुओं पर निर्भर था। भारत उस समय विश्व व्यापार का केंद्र था। बंगाल की उपजाऊ धरती, गुजरात के व्यस्त बंदरगाह, दक्षिण भारत का विकसित वस्त्र उद्योग, सब कुछ यूरोप के लिए आकर्षण का केंद्र था। इसी आकर्षण ने ब्रिटेन में एक कंपनी को जन्म दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी व्यापार के नाम पर आई, लेकिन उसने बहुत जल्दी समझ लिया कि व्यापार में असली लाभ तभी है जब सत्ता आपके हाथ में हो। शुरुआत में अंग्रेज स्थानीय शासकों से अनुमति लेकर फैक्ट्रियां बनाते थे। वे कर चुकाते थे, मुगल दरबार को उपहार भेजते थे और खुद को एक विनम्र व्यापारी की तरह प्रस्तुत करते थे। उस समय तक वे सीधे टकराव से बचते रहे, क्योंकि भारत अभी भी एक विशाल और संपन्न क्षेत्र था। मुगल प्रशासनिक ढांचा मजबूत था और अंग्रेज जानते थे कि सीधे युद्ध में वे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं, अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने महसूस किया कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी राजनीतिक एकता का अभाव है। अलग अलग राज्य अपनी शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। कोई केंद्रीय ताकत नहीं थी जो पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध सके। अंग्रेजों ने इसी बिखराव को अपना हथियार बनाया। वे किसी एक शासक से मित्रता करते, दूसरे से युद्ध, फिर उस मित्र शासक को भी धीरे धीरे निर्भर बना देते। वे सैन्य सहायता देते, बदले में व्यापारिक अधिकार मांगते। फिर वही व्यापारिक अधिकार राजनीतिक हस्तक्षेप में बदल जाते। उनकी नीति साफ थी, भारतीय शासकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो और फिर विजेता बनकर उभरो। दक्षिण में टीपू सुल्तान के खिलाफ निजाम को साथ लेना, मराठों और मैसूर को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काना, राजपूताना की रियासतों को अलग थलग रखना, यह सब उनकी डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा था। हर बार जब कोई शक्तिशाली शासक उभरता, उसे तोड़ने के लिए पूरी साजिश रची जाती। जिस राजा ने कंपनी से मित्रता की, उसे सुरक्षा का भ्रम दिया गया और जब समय आया तो उसी को सहायक संधि के जाल में फंसा दिया गया। 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि राजनीतिक चालबाजी का उदाहरण था। युद्ध मैदान में सैनिकों से ज्यादा असर रिश्वत और विश्वासघात ने किया। मीर जाफर को लालच दिया गया, नवाब सिराजुद्दौला की सेना के भीतर ही फूट डलवाई गई। युद्ध से पहले ही युद्ध जीत लिया गया था। परिणाम यह हुआ कि बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। बंगाल की संपत्ति पर कब्जा मिलते ही अंग्रेजों के पास संसाधनों की ऐसी धारा खुल गई जिसने उन्हें केवल व्यापारी नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बना दिया। बंगाल पर नियंत्रण मिलने के बाद कंपनी ने असली खेल शुरू किया, आर्थिक नियंत्रण। उन्हें समझ में आ गया कि किसी भी देश को स्थायी रूप से गुलाम बनाने के लिए
उसकी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लेना जरूरी है। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी सीधे कर वसूलने लगी। कर व्यवस्था बदल दी गई। किसानों से नकद कर वसूला जाने लगा, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। पहले कर उत्पादन के अनुपात में होता था, अब तय रकम देनी ही थी। स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियों ने जमींदारों को कर संग्रहकर्ता बना दिया। जमींदार को तय राशि कंपनी को देनी होती थी और वह किसानों से जितना चाहे उतना वसूल सकता था। किसान पहली बार अपनी जमीन पर ही अब सुरक्षित हो गया। अगर कर न दे पाए तो जमीन नीलाम। भूमि स्वामित्व की परंपरागत संरचना टूटने लगी। जो जमीन सदियों से परिवारों के पास थी, वह अचानक कागजी हस्तांतरण का विषय बन गई। कई इलाकों में पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए क्योंकि एक भी परिवार कर नहीं चुका पाया। 1770 के बंगाल अकाल ने इस नीति की क्रूरता को उजागर कर दिया। अनुमान है कि लगभग 1/3 आबादी भूख से मर गई, यानी करीब 10 लाख से ज्यादा लोग। लेकिन कर वसूली जारी रही। अनाज की कमी थी, फिर भी निर्यात नहीं रुका। गोदामों में अनाज सड़ रहा था, लेकिन भूखे लोगों को नहीं दिया गया। उस समय कंपनी के लिए मानव जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका राजस्व था। यह केवल प्रशासनिक असंवेदनशीलता नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता का हिस्सा था। उनका उद्देश्य भारत को समृद्ध बनाना नहीं, बल्कि उससे अधिकतम संसाधन निकालना था। अकाल ने समाज को भीतर से तोड़ दिया। गांव उजड़ गए, उत्पादन घटा, लेकिन कंपनी की आय सुरक्षित रही। जब कृषि पर नियंत्रण स्थापित हो गया, तब उद्योगों की बारी आई। भारत का वस्त्र उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि उसे हवा का कपड़ा कहा जाता था। बनारस की रेशम, दक्षिण भारत का सूती कपड़ा, कश्मीरी शॉल, ये सब वैश्विक बाजार में सम्मानित थे। यूरोप के राजघरानों में भारतीय वस्त्र गर्व से पहने जाते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन को अपने कारखानों के लिए बाजार चाहिए था। भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाए गए और ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़े भारत में सस्ते दाम पर बेचे गए। परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों का व्यवसाय धीरे धीरे खत्म हो गया। हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कई बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए ताकि वे दोबारा बुनाई न कर सकें। यह केवल प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह सुनियोजित आर्थिक पुनर्गठन था जिसमें भारत को कच्चा माल सप्लाई करने वाले देश में बदल दिया गया। कपास भारत से जाती, कपड़ा इंग्लैंड में बनता और फिर भारत में बिकता। जो देश कभी विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था, वह आयातक बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों को नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। नील की खेती से जमीन की उर्वरता घटती थी, लेकिन अंग्रेजी उद्योग के लिए यह आवश्यक था। किसान अपनी जरूरत का अनाज उगाने की बजाय साम्राज्य की जरूरत पूरी कर रहे थे। नील के ठेकेदार किसानों को जबरन अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाते थे। अनुबंध में शर्तें इतनी कठोर होती थीं कि किसान कभी कर्ज से बाहर नहीं आ पाता था। जब उन्होंने विरोध किया तो दमन हुआ। कोड़े, कैद और सार्वजनिक अपमान आम बात थी। बिहार और बंगाल में नील विद्रोह इसी शोषण का परिणाम था। किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती से इनकार कर दिया, लेकिन इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी। गांव जलाए गए, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को बिना मुकदमे के सजा दी गई। अफीम चीन भेजी जाती थी, जिससे ब्रिटेन को व्यापारिक संतुलन बनाने में मदद मिलती थी। यानी भारतीय किसान वैश्विक साम्राज्य की आर्थिक रणनीति का हिस्सा बना दिया गया था। उनकी फसल उनके लिए नहीं, साम्राज्य के लिए थी। इस आर्थिक शोषण के साथ साथ मानसिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी शुरू हुई। शिक्षा प्रणाली बदली गई। अंग्रेजी भाषा को प्रशासन की भाषा बनाया गया। मैकाले की शिक्षा नीति का उद्देश्य स्पष्ट था, ऐसे लोग तैयार करना जो रंग और खून से भारतीय हों, लेकिन सोच और व्यवहार में अंग्रेज। ऐसे लोग जो प्रशासन चला सकें, लेकिन सोच में औपनिवेशिक ढांचे को स्वीकार करें। धीरे धीरे भारतीयों में यह भावना पैदा की गई कि उनकी परंपराएं पिछड़ी हैं और पश्चिमी प्रणाली श्रेष्ठ है। संस्कृत और फारसी जैसी भाषाओं को हाशिए पर धकेला गया। स्थानीय ज्ञान परंपराओं को अवैज्ञानिक कहा गया। इतिहास की व्याख्या बदली गई।
भारतीय अतीत को विभाजित, असंगठित और पिछड़ा दिखाया गया। भारत के स्वर्णिम काल को या तो नकारा गया या फिर उसे महत्वहीन बताया गया। यह मानसिक गुलामी का चरण था जिसमें शरीर से पहले दिमाग को नियंत्रित किया गया, और यह नियंत्रण इतना गहरा था कि आज भी इसके अवशेष हमारी सोच में दिखाई देते हैं। 1857 का विद्रोह इस लंबे असंतोष का विस्फोट था। सैनिकों की नाराजगी केवल कारतूसों तक सीमित नहीं थी। वे वर्षों के अपमान, कम वेतन, नस्लीय भेदभाव और धार्मिक हस्तक्षेप से आक्रोशित थे। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज अफसरों द्वारा नीचा दिखाया जाता था। उनकी पदोन्नति रोकी जाती थी। उन्हें समुद्र पार जाने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। विद्रोह में किसान, राजे रजवाड़े और आम लोग शामिल हुए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता बनाया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अंग्रेजी शासन डगमगा जाएगा। कई शहरों में अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया, लेकिन संगठन की कमी, संसाधनों की कमी और कुछ भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण यह असफल रहा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो प्रतिशोध लिया वह इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है। पूरे गांव के गांव जला दिए गए। निर्दोष लोगों को सामूहिक रूप से फांसी दी गई। कई लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया गया। यह सार्वजनिक दंड भय फैलाने के लिए दिया जाता था ताकि कोई दोबारा विद्रोह की हिम्मत न करे। स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। दिल्ली में अंग्रेज सैनिकों ने 3 दिन तक लूट और हत्याकांड जारी रखा। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन कैद में बिताए। मुगल राजघराने को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले हजारों लोगों को बिना मुकदमे के फांसी दे दी गई। जेलों में भयानक अत्याचार किए गए। कैदियों को भूखा रखा जाता था, पीटा जाता था और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। कंपनी शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने सीधे नियंत्रण संभाल लिया। इसके बाद शासन और अधिक व्यवस्थित और कठोर हो गया। कानून बनाए गए, लेकिन न्याय समान नहीं था। भारतीयों और अंग्रेजों के लिए अलग अलग व्यवहार था। अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय की हत्या भी कर दे तो उसे बहुत हल्की सजा मिलती थी या बिल्कुल नहीं मिलती थी। लेकिन अगर कोई भारतीय किसी अंग्रेज के खिलाफ छोटा सा अपराध भी करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की सीमित भागीदारी थी। सबसे ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त होते थे। रेलवे और टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाएं शुरू हुईं। इन्हें अक्सर विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधनों की तेज ढुलाई था। रेलवे ने सैनिकों की आवाजाही आसान की और कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज की। टेलीग्राफ ने संचार में क्रांति ला दी, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ औपनिवेशिक प्रशासन को हुआ, न कि आम भारतीय को। भारतीयों को रेलवे के तीसरे दर्जे में यात्रा करनी पड़ती थी, जहां स्थितियां अत्यंत खराब थीं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आए अकालों ने लाखों लोगों की जान ली। 1876 से 78 और 1899 से 1900 के अकाल विशेष रूप से विनाशकारी थे। अनुमान है कि इन अकालों में करीब 60 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए। फिर भी अनाज का निर्यात जारी रहा। यह दिखाता है कि शासन की प्राथमिकता भारतीयों का जीवन नहीं, बल्कि साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी। भूख से मरते लोगों को देखकर भी अंग्रेज अधिकारियों ने कोई संवेदना नहीं दिखाई। कुछ अधिकारियों ने तो यह तक कहा कि अकाल प्रकृति का नियम है और इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के माध्यम से बताया कि भारत से संपत्ति का निरंतर बहिर्गमन हो रहा है। कर भारत में वसूले जाते थे, लेकिन खर्च ब्रिटेन में होता था। भारत में पैदा होने वाली संपत्ति भारत के विकास में नहीं लगती थी, बल्कि ब्रिटेन की संपन्नता का आधार बनती थी। इस आर्थिक शोषण ने भारत को गरीब से गरीब बना दिया। जो देश कभी विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, वह अंग्रेजी शासन के अंत तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा। अंग्रेजों का अत्याचार केवल आर्थिक नहीं था,
वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी था। भारतीयों को नस्लीय आधार पर नीचा दिखाया जाता था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं मिलता था। क्लबों और होटलों में केवल यूरोपियन के बोर्ड लगे रहते थे। कई शहरों में भारतीयों को फुटपाथ पर चलना पड़ता था, सड़क पर नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। इसी काल में भारतीय समाज में नई चेतना जन्म लेने लगी। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से कुछ लोगों ने अंग्रेजी शासन की असमानताओं को समझा। अखबारों ने विचारों का प्रसार किया। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने समाज के भीतर सुधार की प्रक्रिया शुरू की। जाति, सती, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा प्रणाली से मानसिक नियंत्रण की उम्मीद की थी, उसी ने सवाल पूछने वाले दिमाग तैयार कर दिए। यही दिमाग आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा मंच बनी। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस जैसे नेताओं ने लाखों लोगों को जगाया। स्वदेशी आंदोलन ने आर्थिक बहिष्कार का हथियार दिया। असहयोग आंदोलन ने जनता को शक्ति का एहसास कराया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए चरणबद्ध रणनीति अपनाई। पहले व्यापार, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, फिर आर्थिक नियंत्रण, फिर मानसिक पुनर्गठन और अंत में कठोर दमन। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली प्रक्रिया थी। उन्होंने भारत की एकता को तोड़ा, उसकी संपत्ति को लूटा, उसकी संस्कृति को नीचा दिखाया और उसके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की। लेकिन हर अत्याचार के बावजूद भारत की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक गहराई और सामूहिक स्मृति ने उसे पूरी तरह टूटने नहीं दिया। इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि गुलामी केवल बाहरी शासन नहीं होती। यह आर्थिक निर्भरता, मानसिक नियंत्रण और सामाजिक विभाजन का परिणाम होती है। और आजादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होती, यह आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की पुनर्प्राप्ति होती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास को भूलना खतरनाक है। जो राष्ट्र अपने अतीत से सीखता है, वह भविष्य में वही गलतियां नहीं दोहराता। अगर आपको इतिहास की ऐसी गहराई से समझी जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो दी अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली बार किस ऐतिहासिक परत को हम इसी तरह खोलें। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा इतिहास की एक और सच्चाई के साथ।